प्यारे बच्चों, आज चर्चा करते हैं कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय के पाठ नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक आर्थिक प्रणाली पर। मैं दिनेश चंद्र सिंह रावत, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली, रामनगर, नैनीताल से। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे आर्थिक प्रणाली से क्या आशय है, आर्थिक प्रणाली के मूल तत्व, आर्थिक प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्य और आर्थिक प्रणाली के प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आर्थिक प्रणाली क्या है। किसी देश में आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस व्यवस्था से होता है उसे आर्थिक प्रणाली कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आय सृजित करने वाली समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, अर्थात वे क्रियाएं जिनका संबंध मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है, वे आर्थिक क्रियाएं हैं। अब ये आर्थिक क्रियाएं होती कौन कौन सी हैं? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, बचत, निवेश आदि, ये सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये सभी क्रियाएं जिस प्रकार से संपादित की जाती हैं, उस व्यवस्था को, उस तरीके को या उस तंत्र को हम बोलते हैं आर्थिक प्रणाली। अब हम जानते हैं कि आर्थिक प्रणाली किन तत्वों के माध्यम से संचालित होती है। तो जिन तत्वों के माध्यम से आर्थिक प्रणाली संचालित होते हैं वही इसके मूल तत्व हैं, और इन तत्वों में शामिल है व्यक्ति, संसाधन, प्रतिफल और नियमन। देश के भीतर लोगों की विभिन्न भूमिकाएं होती हैं, जैसे उपभोक्ता है, ऋणदाता, ग्राहक, कर्मचारी, साधन स्वामी, पूर्तिकर्ता आदि। इनके सहयोग और संबंधों से आर्थिक प्रणाली का निर्माण होता है। आर्थिक प्रणाली का संचालन उत्पादन और वितरण के विभिन्न साधन जैसे भूमि है, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, बाजार, इनके द्वारा होता है। इसी प्रकार से लाभ और सामाजिक कल्याण की जो भावना है वो आर्थिक प्रणाली का प्रमुख आधार होती है। आर्थिक प्रणाली कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं या घटकों से नियमित और नियंत्रित होती है, जैसे उद्यमी, सरकार, मांग और पूर्ति, प्रतिस्पर्धा इत्यादि। आर्थिक प्रणाली के मूल तत्वों को जानने के बाद आप जानते हैं कि आर्थिक प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होते हैं। आर्थिक प्रणाली का पहला कार्य है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। हम जानते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, यानी गेहूं, कपड़ा, मशीन, औजार। इसी प्रकार से आवश्यक वस्तुएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, या विलासितापूर्ण वस्तुएं जैसे कार, आभूषण। इसी प्रकार से निजी वस्तुएं जैसे मकान, स्कूटर आदि, और सार्वजनिक वस्तुएं स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क, ये सब। तो इन सभी प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं, सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं, उनकी जरूरत समाज को होती है। तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रणाली को यह तय करना होता है कि किस वस्तु के उत्पादन में अपने सीमित संसाधनों की मात्रा को कैसे लगाया जाए ताकि मांग और पूर्ति में उचित सामंजस्य हो। तो ये पहला काम है जो आर्थिक प्रणाली को करना है। दूसरा आर्थिक प्रणाली को काम करना है कि वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, अर्थात किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, श्रम प्रधान तकनीक हो या पूंजी प्रधान तकनीक हो। जैसे अगर कपड़े का उत्पादन करना है तो हथकरघे का प्रयोग किया जाए या पावरलूम को, यह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भी आर्थिक प्रणाली को करना है। तीसरा, वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए, यानी जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में उसको कैसे वितरित किया जाए। इसी प्रकार से जो उत्पादन है, उत्पादन के साधनों में उसका बंटवारा कैसे हो। अब इन कार्यों को करने के लिए, यानी आर्थिक जो भी क्रियाकलाप इनको करने के लिए 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां इस समय विश्व में हैं। पहले प्रकार की प्रणाली कैपिटलिज्म, जिसे हम पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली कहते हैं। दूसरा सोशलिज्म, जिसे हम समाजवादी आर्थिक प्रणाली कहते हैं। और तीसरा इनके बीच की मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम मिश्रित आर्थिक प्रणाली कहते हैं। तो आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है और इन 3 प्रकारों पर हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है तथा वह उत्पादन के साधनों का प्रयोग लाभ कमाने की दृष्टि से करता है। यहाँ पर हम समझने वाली बात यह है कि उत्पादन के साधनों पर, संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई खेत, दुकान, फैक्ट्री, स्कूल, बस, रेल,
सब किसी व्यक्ति या संस्था के होते हैं, उनको मालिकाना हक उनका होता है, अर्थात सब प्राइवेट होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि देश जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। पूंजीवाद की विशेषताएं आप जान लेते हैं कि निजी संपत्ति, चाहे दुकान हो, मकान हो, फैक्ट्री हो या खेत हो, ये सब जो है निजी लोगों की संपत्ति होती हैं और उत्तराधिकार के तहत लोगों को अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने की भावना भी रहती है। इसी प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता उपभोक्ता की होती है वस्तुओं और सेवाओं के चयन में। इसी प्रकार से उत्पादक की होती है कि किसी भी उद्यम को खोलने में, किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए जिसमें उसको लगता है अधिक लाभ कम हो सकता है। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। जो व्यक्ति है या उद्यमी है वो अधिकतम लाभ की भावना से काम करता है तो संसाधनों का बेहतरीन प्रयोग करता है, न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन करता है, जो गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन समाज में होता है, जिससे जो है विभिन्न फर्मों के बीच अपनी वस्तु को बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और संसाधनों का कुशलतम प्रयोग सुनिश्चित होता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को इससे बढ़ावा भी मिलता है। और चूंकि आर्थिक प्रणाली बाजार पर निर्भर होती है, यानी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा वस्तुओं और साधनों की कीमतों का निर्धारण होता है और मांग के अनुसार ही जो उत्पादक होते हैं वो उन्हीं वस्तुओं की पूर्ति करते हैं जिनमें अधिकतम लाभ वो कमाते हैं। तो इस व्यवस्था में सरकार की भूमिका कम होती है, यानी नियमन नियंत्रण में सरकार की आर्थिक क्षेत्र में भूमिका कम होती है। आइए हम जानते हैं कि आर्थिक प्रणाली जो पूंजीवाद है इसके कुछ गुण दोषों के भी बारे में। जैसे कि हम पहली बात कर चुके हैं कि आर्थिक प्रणाली के बहुत सारी विशेषताओं में बहुत सारे गुण हैं और इन गुणों में निजी जो लाभ की प्रेरणा होती है उसके कारण से जो उद्यमी हैं वो अपने संसाधनों का बेहतरीन प्रयोग करते हैं और उन बेहतरीन प्रयोगों के फलस्वरूप जो उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, निवेश बढ़ता है और देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है, लोगों का जीवन जो स्तर है वो भी तेजी से ऊपर की ओर जाता है। लेकिन इस आर्थिक प्रणाली में जो संपन्न और विपन्न यानी जो पूंजीपति होते हैं और जो श्रमिक वर्ग, उन दोनों के बीच आय की असमानता बहुत ज़्यादा हो जाती है, गहरी खाई हो जाती है, जिससे वर्ग संघर्ष इन दो जो समाज में दो प्रकार के जो लोग हो जाते हैं उनसे दो वर्गों के बीच उससे सामाजिक अशांति फैलती है। और जो बाजार में कलाकाट प्रतियोगिता के कारण एकाधिकारी प्रवृत्तियों का उदय हो जाता है, छोटे जो उद्यमी होते हैं बाजार से हट जाते हैं और जो व्यापार चक्र है बाजार में, चूँकि मूल्य अंतर के कारण कभी तेजी कभी मंदी, मांग में परिवर्तन के कारण आते रहते हैं, इससे बेरोजगारी का भय भी उत्पन्न हो जाता है। अब हम जानते हैं कि आर्थिक प्रणाली के दूसरे प्रकार के बारे में, जिसे हम समाजवादी आर्थिक प्रणाली कहते हैं। समाजवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार अथवा लोक सत्ता का अधिकार होता है। समस्त आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं और अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना से संचालित की जाती हैं। चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, लाओस, वियतनाम जैसे देश समाजवादी आर्थिक प्रणाली वाले देश हैं। अब इसमें हम जानते हैं कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली की विशेषताएं होती क्या हैं। सबसे पहले साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व नियंत्रण होता है, अर्थात चाहे वो खेत हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, स्कूल हो, चाहे बस हो, हॉस्पिटल हो, रेल हो, इन सभी पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार आर्थिक नियोजन को अपनाती है। आर्थिक नियोजन से आशय है कि जो देश में जो उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों के कुशलतम प्रयोग के लिए एक केंद्रीय नियोजन सत्ता इस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन करती है ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके और अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना से वह कार्य करती है। और इस व्यवस्था में चूंकि सभी उद्यम और सभी निर्णय सरकार लेती है, चाहे उत्पादन हो, उपभोग हो, वितरण हो, विनियोग हो, ये इनसे संबंधित सारे फैसले सरकार द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है और श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है श्रम कानून द्वारा, इसलिए उनको जो मजदूरी है वो भी तय होती है, इसलिए आय का समान वितरण होता है। और चूँकि इसमें पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग अलग अलग नहीं बढ़ता है, इसलिए वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है और सामाजिक कल्याण की भावना से इसमें कार्य होता है। कुल मिलाकर देश में उपलब्ध संसाधनों का
सरकार नियमन नियंत्रण करती है और सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। अब समाजवादी आर्थिक प्रणाली में कि हम गुण दोषों पर थोड़ा यहाँ नज़र डाल लेते हैं। समाजवादी आर्थिक प्रणाली जो पूंजीवाद के विभिन्न जो दोष थे उनकी समाप्ति करती है, तो इसलिए इसमें जो वर्ग संघर्ष की वो समाप्ति हो जाती है। विभिन्न प्रकार के जो मांग में कमी और वृद्धि के कारण व्यापार चक्र आते हैं उनकी समाप्ति हो जाती है, और जो पूंजीपति वर्ग है और जो सर्वहारा वर्ग है, ऐसे कोई वर्गों में समान नहीं विभक्त होता है, तो आर्थिक समानता जो है वो बनी रहती है, सामाजिक न्याय मिलता है और सरकार सभी को रोजगार उपलब्ध कराती है सभी संसाधनों को, तो बेरोजगारी का निराकरण भी हो जाता है। क्योंकि बाजार में कलाकार प्रतियोगिता नहीं होती, तो इसलिए एकाधिकारी व्यक्तियों का भी उदय नहीं होता है। लेकिन इस प्रणाली के भी अपने दोष हैं। व्यक्तिगत लाभ की भावना नहीं होती है, निजी संपत्ति नहीं होती है, उत्तराधिकार के नियम लागू नहीं होते हैं, तो प्रेरणाओं का अभाव होता है, जिसके कारण कुशलता और उत्पादकता में कमी आती है, लेट लती भी होती है, और जो नौकरशाह हैं वो काम को उतने मन लगा कर नहीं करते हैं, लाल फीताशाही होती है, देरी से काम होता है, उपभोक्ता के लिए चुनाव के लिए नहीं होता है, उसकी स्थिति प्रभुसत्ता वाली नहीं होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें नहीं होती है, और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी इसमें होता है। और सबसे बड़ी बात है, निवेश और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया भी हतोत्साहित होती है, और चूंकि आजीविका के लिए सरकार पर लोगों की निर्भरता बढ़ती जाती है, इसलिए दासता का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही आर्थिक प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए और उनको गुणों को समावेश करने के लिए एक तीसरी प्रणाली जो आई, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित प्रणाली पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की अवस्था है। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद के दोषों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करके दोनों प्रणालियों से प्राप्त गुणों को अपनाया जाता है, यानी ये दोनों के बीच की जो है व्यवस्था है। इस व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व रहता है। हमारा देश भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र आदि वो देश हैं जो मिश्रित आर्थिक प्रणाली वाले देश हैं। आइए हम चर्चा करते हैं मिश्रित जो प्रणाली है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, अर्थात चाहे खेत हो, बस हो, फैक्ट्री हो, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सभी निजी भी हो सकते हैं और सरकारी भी हो सकते हैं, और इस व्यवस्था में ये संयुक्त उपक्रम भी होते हैं और सहकारी भी होते हैं, और सरकार आर्थिक नियोजन का भी सहारा लेती है, यानी देश की उपलब्ध संसाधनों का सोच समझकर निर्णय, ताकि देश में आर्थिक विकास को भी बल मिले और साथ साथ में आर्थिक समानता हो सके, रोजगार मिल सके और सभी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग सुनिश्चित हो सके। इस व्यवस्था में जो निजी उत्पादक हैं उनको छूट रहती है उत्पादन करने की, उद्यम के चुनाव की, साथ साथ में लोगों को अपने व्यवसाय को चुनने की। इसलिए बाजार में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक द्वारा अधिकांशों वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारण होता है साधनों का होता है, लेकिन जो अनिवार्य वस्तुएं और साधन हैं उनके लिए सरकार राशनिंग करती है या साथ साथ में मूल्य निर्धारण करती है। निजी क्षेत्र में सरकारी जो नियमन होता है, क्योंकि एकाधिकारी प्रवृत्तियां का उदय हो सकता है, इसलिए सरकार उद्यमियों को जहां विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है तो सरकारी नियमन भी करती है। श्रमिकों की संरक्षण के लिए श्रम कानून बनाए जाते हैं और साथ साथ में मजदूरी का भी निर्धारण होता है। और चूँकि निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार होता है, तो लाभ प्रेरणा भी इसमें होती है, और उपभोक्ता की प्रभुसत्ता का संरक्षण होता है, जिस प्रकार से उपभोक्ता अदालतें होती है। और आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो जैसे विभिन्न प्रकार की जो अभियान है वो भी चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की अर्थव्यवस्था है, और साथ साथ में इसमें दोनों के ही गुणों का समावेश है। निजी उपक्रम है तो सार्वजनिक उपक्रम भी है, दोनों सहअस्तित्व के साथ विकास की को आगे बढ़ा के ले जाते हैं। व्यावसायिक स्वतंत्रता है तो उसके साथ साथ एकाधिकारी प्रवृत्तियों का उदय न हो और संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हो, इसके लिए और किसी प्रकार से शोषण हो तो सरकारी नियमन भी है। बाजार यंत्र द्वारा जो है वस्तुओं का कीमतों का साधन कीमतों का निर्धारण होता है, लेकिन अनिवार्य वस्तुओं के लिए नियंत्रण भी होता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम करती है।
और इसमें दुनिया के अधिकांश देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।